हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल पर। और आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एक दल का प्रभुत्व का दौर, इसका हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे कि कांग्रेस का किस तरह से दबदबा रहा था। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। हाँ, तो अब हम कांग्रेस का प्रभुत्व के बारे में पढ़े उससे पहले हम देख लेते हैं कि कांग्रेस में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का किस तरह से सरकार बनी थी। तो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत, ठीक है। 1957 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, यानी कि 1957 में कांग्रेस को केरल में हार का सामना करना पड़ा था। 1957 के मार्च के महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। और कम्युनिस्ट पार्टी को जब सबसे ज्यादा सीटें मिली तो कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई थी। और जब 126 में 60 सीटें हासिल हुई तब कम्युनिस्ट पार्टी के 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों को समर्थन मिला था कि इस पार्टी के समर्थन मिला था कि आप अपनी सरकार केरल में बना सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक के यानी कम्युनिस्ट पार्टी के एक विधायक जिसका नाम था EMS नंबूद्रिपाद को सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया था। किसने? राज्यपाल ने। और जब इसको इनकी सत्ता में आए तब ये हुआ कि केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति आंदोलन छेड़ दिया, यानी मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया था। और इसका कारण यह था कि जब केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी तब वह इस वायदे पर आई थी कि हम केरल में एकजुटता और अच्छे प्रगति के लिए काम करेंगे, ना कि निष्पक्ष या अपने लिए काम करेंगे। तो वो ऐसा नहीं कर पाई थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया था। हाँ, तो अब हम आगे देखने वाले हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, यानी कि अब हम आगे बढ़ेंगे कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति किस प्रकार रही थी। तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं था जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। जैसे अब अगर हम बात करें अन्य देशों की तो उन पर भी एक पार्टी का शासन हुआ था, लेकिन उनमें जो एक पार्टी का जो शासन हुआ था उसमें और भारत के जो एक पार्टी का जो शासन व्यवस्था कायम हुई थी उसमें एक बहुत ही बड़ा फर्क था। ठीक है, तो हम जब बात करें कुछ देश ऐसे थे, बाकी के देशों में भी एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ था। यानी कि एक पार्टी का जो शासन था, यानी एक पार्टी का जो प्रभुत्व था वो बाकी के देशों में हुआ था, लेकिन वो हुआ था वो लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ था। अब जैसे कुछ देशों के बारे में बात करें, जैसे चीन है, क्यूबा और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश का शासन की अनुमति दी गई थी। यानी कि जो चीन, क्यूबा और सीरिया के जो संविधान थे उनके अंदर सिर्फ एक ही पार्टी को प्रभुत्व का अनुमति दी गई थी। और ऐसे और भी कई सारे देश थे, जैसे कि म्यांमार है, बेलारूस है और इरिट्रिया है। इनमें एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपाय पर कायम हुआ था। यानी कि एक दल का प्रभुत्व म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया इन पर भी हुआ था, लेकिन इन पर जो एक पार्टी का जो प्रभुत्व था वो कानूनी और सैन्य उपाय पर किया गया था। और आज से अब हम कुछ साल पहले की बात करें तो मैक्सिको और दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी एक पार्टी का
प्रभुत्व रहा था। तो ऐसे ही इस तरह से जब संविधान अलग अलग देशों में अलग अलग संविधान है, तो उसी के अंतर्गत कोरिया हो गया, इनमें भी अलग अलग प्रकार के जो संविधान थे उनके हिसाब से उसके अंदर एक दल का प्रभुत्व कायम हुआ था। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ, तो अब हम आगे बात करें कि कांग्रेस का जो एक पार्टी का जो प्रभुत्व था वो किस तरह से रहा। तो उसका मेन कारण था लोकतांत्रिक स्थिति के कारण, यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो मत था वो था लोकतांत्रिक, यानी कि लोगों द्वारा लोगों की सहमति से कार्य करना। उसी कारण कांग्रेस की जो है वो उस समय सरकार बनी थी। ठीक है, अब हम आगे देखें तो जब कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में आई थी, यानी कि आगे की आई थी, तब अलग अलग पार्टियों ने चुनाव लड़े थे, निष्पक्ष लड़े थे। उसके कारण कांग्रेस पार्टी जीतती गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो थी वो स्वतंत्रता के समय से ही अस्तित्व में थी। इसके कारण सबका यही मानना था कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा आज़ादी दिलाने में सहायता की। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में जब रंग भेद की समाप्ति हो गई, यानी दक्षिण अफ्रीका में पहले जो था वो रंग भेद के का मतलब उसका रंग किस तरह का है, किस तरह से, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जब गांधी जी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। जब समाप्ति हो गई, यानी कि रंग भेद की जब समाप्ति हो गई, तब अफ्रीका नेशनल कांग्रेस की भी कुछ ऐसे ही दबदबा कायम हुआ था। यानी कि जब अफ्रीका में ये अपने रंग भेद का जो मामला था वो समाप्त कर दिया गया था, तब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी इसी तरह से दबदबा हुआ था जैसे कांग्रेस पार्टी का हुआ था। कांग्रेस पार्टी की इस अवधारणा यानी सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत से थी। यानी कि जब देश में स्वतंत्रता के लिए जब आंदोलन शुरू हुए थे, उस समय कांग्रेस सबसे आगे रही थी। कांग्रेस पार्टी जो थी वो सबसे आगे रही थी और हर आंदोलन में उसने अपना पूरा सहयोग दिया था। इसी वजह से कांग्रेस को जीतें हासिल होने लगी थी। अब हम आगे देखते हैं कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक संगठन के रूप में किस तरह से आया। तो अब हम ये सब तो जानते हैं। अब हम ये जानते हैं कि कांग्रेस का जन्म या गठन 1885 में हुआ था, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जब कांग्रेस का जो गठन हुआ था यानी जन्म हुआ था, उस समय यह पार्टी जो है वो नवशिक्षित रूप में और नवशिक्षित कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक समूह मात्र थी। यानी कि ये जो पार्टी थी उसको उस समय ये इतनी चहल पहल में नहीं थी। ठीक है, वो अपने व्यापारिक कार्य वगैरह करने के लिए और सामाजिक जो कार्य वगैरह करने के लिए उनके लिए ये थी। लेकिन जब 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया, उस वजह से कांग्रेस एक जन व्यापारी राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आई। यानी कि जब 20वीं सदी में कांग्रेस पार्टी ने आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू किया, तब कांग्रेस पार्टी जो है वो जनव्यापी राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आई थी। ठीक है, तो अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं। हाँ, तो अब हम देखें कि जब कांग्रेस पार्टी जनव्यापी राजनीतिक और राजनीतिक व्यवस्था में के रूप में जब कायम हुई थी, तब शुरू में कांग्रेस में अंग्रेजीदा और अंग्रेजी जाति, ऊंचे मध्यम वर्ग और शहरी अभिजन का बोलबाला था। यानी कि जो ये तीन चार जातियों के जो लोग थे वो उनका इस कांग्रेस पार्टी में बोलबाला था, यानी दबदबा था। ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन को चलाया, इससे कांग्रेस का सामाजिक आधार बढ़ा। यानी जब सविनय अवज्ञा जो आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने जो किया था, उसके चलते कांग्रेस पार्टी का जो सामाजिक आधार था वो बढ़ने लगा था। कांग्रेस पार्टी का जो सामाजिक आधार वो बढ़ने लगा था।
फिर धीरे धीरे अब हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग शामिल थे उनकी, तो कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बासिंदे और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक, शांतिवाद, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर आधार के मध्यम वर्गियों को इसके अंदर शामिल किया गया था। तब जाके ये कांग्रेस पार्टी बनी थी। यानी कांग्रेस पार्टी जो थी वो ऐसा नहीं था कि अलग एक ही जाति के लोग हो, उसमें भी अलग अलग जातियों के लोगों को इकट्ठा किया गया था, तब जाके कांग्रेस पार्टी को बनाया था और उसके अंदर ये सभी लोग आते हैं। तो ठीक है, अब हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास जल्द ही आएगी। और अगर आपने इससे पहले की जो दो क्लासेस अपलोड की गई हैं उसको आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उन्हें देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए, उससे ये आसानी से आपको समझ में आएगी। तो फिर ठीक है।